फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूजीसी नेट हिंदी साहित्य संबंधी साहित्य शास्त्र में पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित जो है सिद्धांत देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये है लोंजाइनस का उदात्त सिद्धांत। तो लोंजाइनस के उदात्त सिद्धांत में यदि देखें तो उदात्त का क्या मतलब होता है। उदात्त का विवेचन सर्वप्रथम केकलियुस ने किया। औचित्यवाद का अर्थ अच्छा ग्रहण करना तथा खराब को त्याग देना है। लोंजाइनस की उदात्त संबंधी अवधारणा बहुत गहन और व्यापक है। लोंजाइनस प्रतिभा को उदात्त की उत्पत्ति का कारण मानते हैं। उदात्तता की परिधि में मनुष्य की स्वभावगत और प्रवृत्तिगत वरीयता, प्रबल भावानुभूति, महान विचार, असाधारण और दिंगत व्यापी कल्पना, गरिमामयी शांति, उद्दाम आवेग और विलक्षण मौन का समाहार होता है। उदात्त का कार्य क्या होता है? संमोहन, इनैक्टमेंट, ना कि अनुनयन करना। उदात्त के सर्वाधिक उदाहरण है ग्रीक साहित्य में जो मिलते हैं, जहाँ प्लेटो और अरस्तु ने उपदेशात्मक और आनंद को काव्य तथा कला का मूल माना है, वहीं लोंजाइनस ने आनंद अनुभूति को काव्य और कला का मूल उद्देश्य माना है। ये कुंतक के वक्रोक्तिवाद के निकट दिखता है। लोंजाइनस ये मानते हैं कि भाव एवं विचारों की उदात्तता सहित लोंजाइनस मानते हैं कि भाव एवं विचारों की उदात्तता साहित्य सृजना के लिए प्रेरित करती है और यही दर्शक या पाठक को प्रभावित करती है। रचना के दो बिंदु माने जा सकते हैं, एक तो अनुभूति पक्ष, दूसरा अभिव्यक्ति पक्ष। दोनों में ही उदात्त गुणों की संभावना होती है। लोंजाइनस मानते हैं कि समीक्षक आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति मात्र को प्राथमिकता नहीं देता, अपितु लेखक द्वारा प्रयोग में लिए गए साधनों का विवेचन भी देता है। उदात्त के 5 स्रोत कुंतक की साड़ी में विद्यमान है। लोंजाइनस जिसे विचार कहते हैं वह भाषा में अर्थ है। भाव दोनों के यहाँ है। भाव की प्रधानता या संद्रता ही रस कहलाती है। अलंकार उभयनिष्ठ हैं। कुंतक में अलंकारों की संख्या लोंजाइनस से कुछ ज़्यादा है। ये किसका कहना है? देवेंद्रनाथ शर्मा का। देखिए, उदात्तता के स्रोत तत्व कौन से हैं? यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि उदात्तता के स्रोत व तत्व कौन से हैं। महान विचारों को धारण करने की शक्ति। लोंजाइनस के अनुसार अगर महान विचार ना हो तो प्रतिभा का उन्मेष संभव नहीं है। इसलिए विचारों की महानता उदात्त सृजन की पहली शर्त है। इसे लोंजाइनस आत्मा की ध्वनि भी कहते हैं। भाव की प्रबलता विचारों की उदात्तता से संभव होती है। आत्मा का प्रकाश और विचारों की ऊर्जा ही भाव की तीव्रता में परिवर्तन होता है। अलंकारों का समुचित प्रयोग देखें तो अलंकारों की सिद्धि उनके इस तरह के प्रयोग में है कि रचना की अंतर्वस्तु और अलंकार के बीच अंतर ना दिखाई पड़े। भाषा की अभिजात अभिव्यक्ति के बारे में कहते हैं कि पद योजना की रमणीयता रचना को जीवंत बनाती है। पद योजना ऐसी हो जिससे अर्थ का चमत्कार पैदा हो। परिचित बात को रचनात्मक ढंग से व विशिष्टता से कहना ही रचना में क्या कहलाता है? उदात्तता कहलाता है। गरिमा में और भव्य रचना विधान रचना की गरिमा का अर्थ है। पदों का सम्यक क्रम विन्यास पद योजना की गरिमा रचना के अर्थ उत्कर्ष में सहायक होती है। देखिए, उदात्त के विरोधी तत्व कौन से हैं? तो उदात्त के विरोधी तत्वों में देखें, स्तब्धाडंबर। उदात्तता के लिए आत्मा की गरिमा आवश्यक है, इसलिए लोंजाइनस ने कहा कि झूठे लोगों के वचनों से महान लोगों का मौन कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अतः स्तब्धाडंबर से उदात्तता संभव नहीं होता है। बालिस्ता यानी बचकानापन। भव्यता के विपरीत इस दोष की उत्पत्ति कमजोर और कुंठित बुद्धि से होती है और रचना भड़कदार बनाने की जगह जड़ हो जाती है। भावाडंबर इसे अंतर्गत अस्त्रासस्त, अनपेक्षित तथा अनुचित भावातिरेक भी कहते हैं। इनमें असंयमित रूप से भाव की अमर्यादित अभिव्यक्ति भी की जाती है। लोंजाइनस के प्रति विद्वानों के क्या मानना है? तो लोंजाइनस के प्रति विद्वानों का मानना देखें तो सेंसबरी ये मानते हैं कि लोंजाइनस की आलोचना शुद्ध सौंदर्यकारी है तथा उसमें सर्वोत्कृष्ट रूप में भी ये उपलब्ध होता है। डेविड डेचेज उदात्त को प्रथम भावात्मक साहित्य सिद्धांत मानते हैं। स्कॉट जेम्स या लोंजाइनस को प्रथम स्वच्छंदतावादी आलोचक मानते हैं। एलन टेट ये कौन है? तो एलन टेट ये लोंजाइनस की आपूर्ता को स्वीकार होते हुए इनका साहित्य का इन्हें प्रथम आलोचक मानते हैं। बिमसेट एवं क्लिंथ ब्रुक्स या पेरिप्सस की असाधारण लेख एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे मानते हैं। एम्ब्रेम्स ये कहते हैं कि लोंजाइनस जीवंत और आधुनिक है। यहाँ पे देखिए वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत। तो विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलकर काव्य संबंधी चिंतन किया है। वो भी लिरिकल बैलेट के नाम से दोनों का पहला कविता संग्रह 1998 में प्रकाशित हुआ। इस प्रथम संस्करण की भूमिका वर्ड्सवर्थ ने एडवर्टीजमेंट नामक शीर्षक से लिखी तथा बाकी 3 संस्करण की भूमिका प्रीफेस नामक शीर्षक से इन्होंने लिखा है।
सन 1800 में जब लिरिकल बैलेट का दूसरा संस्करण प्रकाशन में आया तो उसमें वर्ड्सवर्थ ने एक लंबी भूमिका लिखी जिसमें उनके संग्रह पर लगाए गए आरोपों के उत्तर भी दिए गए थे। यह भूमिका कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। एक तो इसमें काव्य और काव्य भाषा पर वर्ड्सवर्थ जैसे उत्कृष्ट कवि की व्यक्तिगत मान्यताओं का प्रतिपादन है, वहीं दूसरी ओर इसे स्वच्छंदवादी आंदोलन का घोषणा पत्र भी माना जाता है। इस भूमिका का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसने 17वीं-18वीं शताब्दी की काव्य संबंधी नव अभिजातवादी मान्यताओं को प्रभावित किया। 1800 ईस्वी वाली यह भूमिका ही अंग्रेजी के आलोचना साहित्य में प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट के नाम से प्रसिद्ध है। लिरिकल बैलेट के 4 संस्करण प्रकाशित हुए 1798 ईस्वी, 1800 ईस्वी में, 1802 में और 1815 ईस्वी में। वर्ड्सवर्थ ने अपने से पूर्ववर्ती काव्य भाषा को दूषित, विकृत, चमकीली, भावहीन आदि कहा है। काव्य भाषा के संबंध में वर्ड्सवर्थ की 3 मान्यताएं इस प्रकार हैं, जिनमें ग्रामीणों की बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए, गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है, प्राचीन कवियों की भाषा उनके भावोद्बोध सदृश सहज व सरल थी, बाद के कवियों ने भाषा को कृत्रिम व आडंबरपूर्ण बनाया। वर्ड्सवर्थ के अनुसार चूंकि ग्रामीण मनुष्य प्रत्येक समय प्रकृति की सर्वोत्तम वस्तुओं के निकट रहते, इसलिए उन्होंने लिरिकल बैलेट्स में ग्रामीणों की भाषा के प्रयोग पर बल दिया। इसमें वर्ड्सवर्थ का प्रकृति के प्रति अतिरिक्त आग्रह था। काव्य भाषा के संबंध में प्रायः 2 तरह के विचार मिलते हैं, एक में बोलचाल की भाषा का आग्रह और दूसरे में विशिष्ट या असाधारण भाषा। इतालवी कवि दांते ने काव्य में ग्राम्य भाषा के प्रयोग को हेय माना है। जॉन डॉन, जॉन ड्राइडन, इलियट, एजरा पाउंड, इन्होंने कविता में बोलचाल की भाषा का समर्थन किया है। नव अभिजातवादियों के साथ वर्ड्सवर्थ की इन मान्यताओं का खंडन उनके अनन्य मित्र और सहयोगी कॉलरिज ने भी किया है। कवि किसे कहते हैं संबंधी प्रश्न पर विचार करते हुए वर्ड्सवर्थ घोषित करते हैं कि कवि की संवेदनशीलता साधारण मनुष्य की अपेक्षा अधिक होती है। दूसरा, वर्ड्सवर्थ ने कविता को सहज भाव का उच्छलन कहकर जहां विधि रूप में कवि की दृष्टि से रचना प्रक्रिया की आरंभिक स्थिति को प्रकट किया, वहां निषेध रूप में नव अभिजातवादी सिद्धांत का खंडन भी किया है। नव अभिजातवाद के अनुसार काव्य रचना के लिए तर्क और नियम का अनुसरण जरूरी है। काव्य भाषा, रचना प्रक्रिया तथा कविता के संदर्भ में वर्ड्सवर्थ के कौन से विचार हैं? कहते हैं कि गद्य और छंदोबद्ध रचना के बीच ना तो कोई तात्विक अंतर होता है और ना ही हो सकता है। अपनी प्रथम अभिव्यंजना को मैं प्रायः घृणास्पद मानता हूँ। अधिकतर यही सत्य है कि द्वितीय विचारों के समान द्वितीय शब्द ही उत्तम होते हैं। कविता सभी प्रकार के ज्ञानों का प्रथम एवं अंतिम ज्ञान है। दूसरा, कविता का ज्ञान कवि की व्यक्तिगत साधना की उपलब्धि है। कविता ज्ञान का प्राण है, उसका शुद्ध चैतन्य आत्मा व रागदीप्त अभिव्यक्ति है जो समस्त विज्ञान का आश्रय है। प्रत्येक कवि शिक्षक होता है। मैं चाहता हूँ कि या तो मैं शिक्षक समझा जाऊँ या कुछ नहीं समझा जाऊँ। कविता प्रबल भाव का सहज उच्छलन है। तो ये जो कथन है इम्पॉर्टेंट, ये काव्य भाषा, रचना प्रक्रिया तथा कविता के संदर्भ में ये वर्ड्सवर्थ के विचार हैं। और ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि किसने कहा कविता सभी प्रकार के ज्ञानों का प्रथम एवं अंतिम ज्ञान है। कविता का ज्ञान कवि की व्यक्तिगत साधना की उपलब्धि है। कविता ज्ञान का प्राण है, उसकी शुद्ध चैतन्य आत्मा है, व रागदीप्त अभिव्यक्ति है जो समस्त विज्ञान का आश्रय है। या प्रत्येक कवि शिक्षक होता है। मैं चाहता हूँ कि या तो मैं शिक्षक समझा जाऊँ या कुछ नहीं, है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो कोटेशन है इन्हें हमें ध्यान रखना है। बाकी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्वच्छंदतावाद से संबंधित है, तो उसे हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। आज के लिए इसे यहीं पर स्किप करते हैं। और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से आप जुड़कर बराबर अपडेट पा सकते हैं। बाकी चैनल पे यूजीसी नेट के रिगार्डिंग बहुत सारे कंटेंट को प्रोवाइड किया गया है, तो वहाँ से आप उन्हें देखते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।